सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको क्रिया और विशेषण के बारे में बताऊंगी, तो सुनते रहिएगा। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और सकर्मक के दो भेद होते हैं, द्विकर्मक और एक कर्मक। तो मुख्यतः आपको बताना होगा पद परिचय में अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। तो अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं? पहले तो समझिए क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी काम के करने या होने का बोध कराने वाला पद क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको मुख्यतः दो क्रियाएं हैं जो अकर्मक और सकर्मक, इनके बारे में बताऊंगी। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकर्मक का एग्जाम्पल होगा कि बालक लिख रहा है। बालक लिख रहा है, तो बालक लिख रहा है, ठीक है, ये हो गया अकर्मक। इसमें क्या लिख रहा है, क्या खा रहा है, या बालक खा रहा है, क्या खा रहा है, नहीं पता। जब हम प्रश्न करते हैं कि क्या, जब प्रश्न करते हैं और उसका हमें उत्तर मिल जाता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। जैसे बालक निबंध लिख रहा है, तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे? बालक क्या लिख रहा है? बालक निबंध लिख रहा है। तो बालक लिख रहा है, इसमें आप प्रश्न क्या करोगे? ठीक है, तो बालक निबंध लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया हो गई, चिड़िया उड़ रही है या जहाज उड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। नेहा भाग रही है, नेहा क्या रही है, क्या रही है, कोई प्रश्न नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोर नाचता है, ठीक है, तो यहाँ भी कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। जहाँ पर कर्म की आवश्यकता ना हो वह अकर्मक क्रिया होती है, और पूरा क्रिया पर उसका प्रभाव पड़े उसको अकर्मक कहते हैं, और जहाँ कर्म की आवश्यकता पड़े वो उसको सकर्मक कहते हैं। जैसे लड़के फल खा रहे हैं, तो यहाँ कर्म क्या हुआ? फल। अब क्वेश्चन करके देखिए, लड़के क्या खा रहे हैं? लड़के फल खा रहे हैं। मजदूर क्या बनाता है? तो मजदूर मकान बनाता है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कराए, यानी कि प्रेरणा दे किसी कार्य की, तो वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जहां स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाया जाता है। जैसे रमेश नौकर से कपड़े धुलवाता है, या मैडम बच्चों से पुस्तक पढ़वाती हैं, तो क्या है? दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं काम करने की, तो यहाँ होगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे तो और भी क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जैसे वह अब लिख चुका होगा, उसने लिख लिया और वह लिख चुका होगा, चुका शब्द यहाँ जो एक और आ गया, तो ये सहायक क्रिया हो गई। एक और क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। मैंने पत्र लिख डाला है, तो जो डाला शब्द है वो हो गई संयुक्त क्रिया। मैंने पत्र लिख लिया है, लिख डाला है, लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, ये हो गया सकर्मक क्रिया। लिख डाला है, ठीक है, ये संयुक्त क्रिया, इसमें क्या होगी? डाला। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर आपको सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक ही बतानी होगी। अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया में। जो कार्य पहले हो चुका उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाकर सो गया, राम खाना खाकर सो गया, ठीक है, ठीक है, राम खाना खाकर सो गया, तो पहले उसने खाना खाया फिर सो गया, तो यहाँ दो क्रिया आपको लग रही हैं, तो
पूर्वकालिक, इससे पता चल जा रहा है कि पहले उसने क्या किया, खाना खाया, उसके बाद वो सोया, तो ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब हम आते हैं विशेषण में। ठीक, विशेषण किसे कहते हैं आप इसे समझ लो पहले। तो विशेषण कहते हैं जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए मोटी काली बिल्ली दूध पी गई। मोटी काली बिल्ली दूध पी गई, तो विशेषण आपको कहाँ लग रहा है, यहाँ पर बताती हूँ अभी। मोटी काली बिल्ली दूध पी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा बिल्ली क्या है, बिल्ली तो संज्ञा हो गई। ठीक, अब मोटी काली विशेषण है, तो आपको समझ में आ गया बिल्ली की विशेषता क्या है कि वो मोटी है और काली है। ठीक, या 4 चूहे भाग गए। ठीक, तो अब क्या है, यहाँ पर चूहे कितने हैं, 4, चूहों की विशेषता कितनी है, 4। या यह कुत्ता मेरा है। चलो इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा, मोटी काली बिल्ली दूध पी गई। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, बिल्ली की विशेषता क्या है कि वो मोटी काली है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता रही थी कि विशेषण किसे कहते हैं, तो बिल्ली की विशेषता मोटी काली है। अब मैं आती हूँ गुणवाचक में। तो गुणवाचक में क्या है, गुणवाचक में विशेषण की वो गुण बताए जाते हैं, जैसे सरल, उदार, परिश्रमी, ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, ये सब क्या होती है विशेषता। जैसे यतीन अच्छा और सुंदर लड़का है, कोई भी नाम ले लीजिए। रवि अच्छा और सुंदर है, अच्छा और सुंदर, तो ये क्या है, रवि की ये विशेषताएं हैं, वो अच्छा है और सुंदर है, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक। ठीक है, ये आ गया गुणवाचक में। अब हम आते हैं परिमाण। तो गुणवाचक और नेक्स्ट आता है परिमाण। परिमाण माने होता है जिस चीज़ की हम नाप तौल करते हैं, जिस भी चीज़ की नाप तौल की जाए वो परिमाणवाचक में आता है। और जिस चीज़ की गिनती गिनी जाए, काउंटिंग हो, यानी कि क्वांटिटी होती है परिमाण में और काउंटिंग होती है संख्यावाची में। ठीक है, इतना आप समझ लो। गुण उसकी सुंदरता, ईमानदारी, गोरा, काला, ये सब बताया जाए, वो होता है गुणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है, जहाँ पर हम क्वांटिटी बताते हैं। जैसे रवि ने 2 किलो मिठाई खरीदी। रवि ने 2 किलो मिठाई खरीदी। अब आप देखिए, मिठाई खरीदी, अब 2 किलो क्या चीज़ है, परिमाण है। ठीक, अब कहीं आप ये ना समझ लीजिएगा कि 2 लिखा है तो ये संख्या में आएगा, नहीं, अंतर क्या है, किलो आ गया। जो भी चीज़ तौलने वाली होगी, मापने वाली चीज़ को, मापने वाली चीज़ें सारी किस में आएंगी, परिमाणवाचक में। और ऐसे ही निश्चित, रवि ने 2 किलो मिठाई खरीदी, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित हो गया रवि ने कितनी मिठाई खरीदी। ठीक है, अब इसके आगे हम आते हैं संख्यावाचक में। संख्यावाचक में जो पद संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का बोध कराए, और यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसे कहते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक भी निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं। जैसे इसमें गिनतियाँ ही आएंगी। जैसे सोहन ने 10 आम लिए या 1 दर्जन केले खरीदे,
ठीक है, तो ये हो गया आपका संख्यावाचक। या मुझे 10 रुपये चाहिए, क्योंकि रुपए को हम तौल नहीं सकते। इस तरीके से आप समझिए, हमें 2 आम दे दो। 2 आम, संख्या कितनी है आम की? 2। और अगर हम कहेंगे 2 किलो आम दे दो तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक में। ये है दोनों में अंतर। नेक्स्ट आता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण को आप और अच्छे से समझ लीजिए। सार्वनामिक इक प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आए या बाद में आए तो वहां पर सार्वनामिक होता है। कैसे? जैसे आपका घर सुंदर है। आपका घर सुंदर है। अब यहां पर सार्वनामिक कैसे होगा? कैसे होगा? क्योंकि जो घर है, ये जो घर है ये संज्ञा है, और ये जो आपका है, आपका, ये है सर्वनाम। ठीक, तो घर हो गया संज्ञा और ये हो गया सर्वनाम। संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है और सुंदर हो गया विशेषण, ठीक है, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, क्योंकि यहां पर सुंदर लगा है। ऐसे ही यह विद्यालय मेरा है। अब इसमें क्या अंतर लग रहा है आपको? आई बताती हूं आपको। नाम है तो यह विद्यालय मेरा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, और विद्यालय संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा से पहले क्या आया? सर्वनाम, और मेरा शब्द क्या है? विशेषण। तो विद्यालय की विशेषता क्या है? कि वो मेरा है। इस तरीके से ये सार्वनामिक हुआ। अभी आपको सार्वनामिक विशेषण क्लियर हुआ? देखिए, जो शब्द सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि दूसरी वीडियो में आपको फिर से बता दूं। तो पहले तो आप इसी को ही अच्छे से समझिएगा कि संज्ञा से पहले या बाद में सर्वनाम शब्द आता है, फिर विशेषण आता है, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। धन्यवाद। जितना मैंने आज आपको बताया, आज मैंने आपको क्रिया और विशेषण बताया है, और कल मैंने आपको बताया था संज्ञा और सर्वनाम। उससे एक दिन पहले मैंने आपको पूरा परिचय दिया था, पद परिचय का। तो आपको मैंने जहाँ तक बताया है आप वहाँ तक पढ़ते रहिए। जब आप समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगली वीडियो में यानी कि पद परिचय 4 में आप अविकारी शब्द बताऊंगी, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।